भारत में मॉडर्न सोशियोलॉजी का अध्ययन अंग्रेज़ों ने करवाया और इसमें एक ऐसा नाम जो कि अंग्रेज़ ना था, फ्रांसीसी था, पर उसने एक नंदरलेस कॉलोनियल पीरियड को के समय हमारा अध्ययन किया। उनका नाम है मिस्टर लुइस डरमोंट, जिन्होंने होमो हायराकस नाम की किताब लिखी, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित जातीय व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। और तब से लेकर के आज तक भारत में समाजशास्त्र में जो जाति के संस्थान का जो अध्ययन है वो इसी लेख के पक्ष में या विपक्ष में विभाजित है। तो ये दिखाई देता है कॉलोनियल टाइम की स्टडीज़ का इम्पैक्ट कितना प्रभावशाली है। बेसिकली डरमोंट ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था पूरी तरह से लोगों को मतलब उनके स्टेटस के हिसाब से बांटती है, एक हायरार्की खड़ी करती है और इसके शीर्ष स्थान पर ब्राह्मण है और ब्राह्मण से जितनी आपकी नज़दीकी होगी उतने आप जातीय व्यवस्था के पायदान पर पहुंचेंगे और जितनी दूरी होगी आप उतने ही पीछे होंगे। दूसरी बात जो डरमोंट ने यूज़ की वो कहते हैं कि बेसिकली जाति व्यवस्था के पीछे भारतीय जो रिलीजन है वो इसका सोर्स है। बेसिकली उनका ये कहना, ना कि ये कोई सोशल प्रैक्टिस हो सकती जाती है, पर इसको बेसिकली सेंक्टिफाई और प्रमोट जो है इंडियन रिलीजन ही करता है। इसलिए इनहेरेंटली इंडिया का रिलीजन जो है अनइक्वल है। तो ये ब्रॉडली उनकी थीसिस थी और वो ये बोलते थे यूरोप में स्ट्रेटिफिकेशन है और लोग क्लासेस में बटे हैं, यहाँ पर वो जन्म से फिक्स कर दिए गए हैं। ये उनके देखने का नज़रिया था लुइस डरमोंट का। और जब ब्रिटिश राज यहाँ और ज़्यादा स्थापित हुआ तो उन्होंने सेंसस करना शुरू किया। और सेंसस करने से क्या हुआ, बेसिकली जो हमारे रिसले भी उस टाइम के मतलब सेंसस कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने पूरे देश में जा करके लोगों को जातिगत आधार पर सूचीबद्ध कर दिया। जब आपने समस्त देश में जा करके लोगों को जातिगत आधार पर एक सूत्र में पिरो दिया, जबकि इससे पहले जाति लोकल स्थान के हिसाब से, एरिया के हिसाब से एक लोकल प्रैक्टिसिंग फिनोमेना थी। पर अब आपने, चाहे वो हिमाचल की जाति हो या हरियाणा की जाति हो, चाहे उत्तराखंड की जाति हो, चाहे नीचे साउथ इंडिया की जाति हो, उनको एक समकक्षीय ओबीसी, जनरल और एसटी एससी में बांट दिया। तो इससे इन जातियों के अंदर एक पैन इंडियन कॉन्शियसनेस पैदा होने लगी और उनके अंदर एक हिस्टोरिकल जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसको यूनिवर्सलाइज रूप से देखने की, उसको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में यूनिफॉर्मिटी से देखने की एक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई, जो कि बाद में फिर कास्ट मूवमेंट्स में जनरलाइज होती हैं। और हम देखते हैं चाहे वो फॉरवर्ड कास्ट हों या बैकवर्ड कास्ट हों, वो कास्ट मूवमेंट्स करती हैं और स्टेट के सामने अपनी डिमांडें पेश करती है, वो रिजर्वेशन की और दूसरी मांगें सामने आती हैं। यदि आज हम देखें तो जाति एक आइडेंटिटी के रूप में तो सशक्त हुई है और मजबूत है, पर जाति एज अ सिस्टम, लिविंग सिस्टम जिसमें आपको रहना पड़ेगा, वो वीक हो गई है, वो टूटा है। क्योंकि जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट स्टेट का जो पेनिट्रेशन है, मॉडर्न स्टेट का जो पेनिट्रेशन है, ट्रांसपोर्टेशन जो आया है, वर्किंग शिफ्ट हुई है यहाँ से वहाँ, उस सब ने मिल करके रैशनैलिटी डेवलप हुई है। उसने जाति का जो एज अ सिस्टम, जो बंद सिस्टम की जो परिभाषा थी उसको तोड़ दिया है। जबकि जाति एज एन आइडेंटिटी फॉर असर्शन ज़्यादा मजबूत हुई है। उसका एग्जाम्पल हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूप में मिल सकता है, लीडरशिप के रूप में मिल सकता है, वो हम देख सकते हैं। और जाति के अंदर भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ी है। तो एक बड़ा मौलिक प्रश्न है कि भारत में जाति एज ए आइडेंटिटी सशक्त हुई है और क्या
जातीय सिस्टम टूटा है। तो इसको यदि हमारे छात्र स्टडी करें तो उनको बहुत कुछ ऑब्जर्व करने का लाभ मिलेगा। इसके पश्चात एम श्रीनिवास जी अपनी स्टडी जिसमें वो संस्कृताइजेशन की बात करते हैं, वो बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से वे वर्ण जो कि ब्राह्मण नहीं है, पर वो जीवन के लाइफस्टाइल को प्योरिटी के हिसाब से अरेंज करते हुए, ब्राह्मणिकल प्योरिटी के हिसाब से अरेंज करते हुए अपनी जीवन शैली को चेंज करते हैं। तो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, मिलिट्री माइट हो या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, उसके बूते वो ग्रेजुअली अपना समाज में जो रुतबा है उसको अपलिफ्ट कर लेते हैं। इसके लिए एक उदाहरण महंतों का या जोगियों का या योगियों का भी दे सकते हैं, या साधुओं का, जो कि किसी भी वर्ण से हो सकते हैं, और जब वो साधु बनते हैं तब और त्याग करके ग्रेजुअली वो अपना स्टेटस जो है ब्राह्मण से भी ऊपर कर लेते हैं। तो ये श्रीनिवास इस तरह का एग्जाम्पल हमें संस्कृताइजेशन का जाते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि जाति बेसिकली कोई स्टैटिक नहीं है, ये टूटती है टाइम के हिसाब से, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आती है, एक लिविंग ट्रेडिशन है, ऐसा श्रीनिवास हम बताते हैं। और नंदलेस यही बात हमें आंद्रे बेंतले भी लेट पीरियड में बताते हैं कि भाई जो उन्होंने साउथ इंडिया के कुछ विलेज की स्टडी की थी, तंजावुर या किसी प्रदेश में, तो किस तरह से जो है भाई जातियों के अंदर भी आज एक क्लास बिल्ड हो गई है, और वो क्लास जो है अपने आप को अपने भाई बांधव से अलग होकर के देखती है, उसका स्टेटस अप हो गया। तो जाति एज ए सिस्टम वीक हुआ है, पर जाति एज ए आइडेंटिटी जो है मजबूत हुई है। यही बात बाद में दीपांकर गुप्ता बताते हैं हमें कि भाई इंडिविजुअल की सिग्निफिकेंस बड़ी है, ऑल दो जाति का महत्व है, पर एज ए आइडेंटिटी ज़्यादा है, एज ए सिस्टम ये वीक हो गया है। तो इस तरह से हमें इसकी मतलब स्टडी में हमारे युवाओं को प्रयास करना चाहिए। और एक डिबेट इसमें अंबेडकर और गांधी की भी है। अंबेडकर जो है इनकी बात को लेते हुए हमारे लुई डरमोट की बात को लेते ये मानते हैं कि बेसिकली हिंदू समाज में जो ये जाति व्यवस्था है, इसके गर्भ में बेसिकली हिंदुइज़्म ही छिपा हुआ है, और जो वर्ण व्यवस्था है बेसिकली वही सेंटिफाई करती है जाति व्यवस्था के डिस्क्रिमिनेशन को। जबकि हमारे गांधी जी ये मानते हैं कि भाई जाति प्रैक्टिस है, सोशल प्रैक्टिस है, जिसमें कमियां आई हुई हैं उसको सुधारा जा सकता है, जबकि वर्ण व्यवस्था एक आइडियल है जिसको रखने की ज़रूरत है। तो गांधी वर्ण व्यवस्था को फेंकने के समर्थन में नहीं थे, जाति व्यवस्था में सुधार के समर्थन में थे गांधी जी। अंबेडकर वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था के साथ समूल उखाड़ने के समर्थन में थे। दोनों के एंगल्स को समझ सकते हैं। अंबेडकर की पीड़ा एक समाज में अदलित होने के कारण, अनटचेबल होने के कारण समझी जा सकती है। तो उनके मन में एक ऐसा मतलब रेबिलियन पैदा हुआ कि वो समूल नाश के चक्कर में थे। इसमें उनका मानना था कि हिंदू स्क्रिप्चर ही अपने आप में ये भेदभाव खड़े करके देते, जबकि गांधी जो है एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, और उनका ये मानना था कि हमें गंदगी के साथ उस टब से बच्चे को नहीं फेंकना चाहिए, हमें जो उसमें जो मूल तत्व है वर्ण व्यवस्था का गुणों के आधार पर उसे रखना चाहिए, और जो जातिगत भेदभाव आए उसे हम रिफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा गांधी का मानना था। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिबेट हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में हुई है, एकेडमिक्स में भी आज खड़ी है, और हम तो गांधी का ये मानना था कि अनटचेबिलिटी जो है बेसिकली वो प्रैक्टिस के कारण आई है, ना कि स्क्रिप्चर्स के कारण आई है, ऐसा गांधी का मानना था। और वो वर्ण व्यवस्था को रखना चाहते थे, पर जाति व्यवस्था को तो वो मतलब उसमें सुधार चाहते थे। उनका मानना वर्ण व्यवस्था ने भारत को सशक्त किया, क्योंकि ये नए नए जो लोग बाहर से आए, चाहे वो हून हो, कुषाण हो, शक हो, उनको अपने पौरुष के बूते पे क्षत्रिय स्टेटस को गिफ्ट करती थी, और इस तरीके से भारत में उनको इंक्लूड करती थी, भारत को सशक्त रखती थी। इसलिए वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। चाहे ग्रीक्स आए हों, वो भी ग्रेजुअली फिर क्षत्रिय वर्ण में चले गए, और कुछ नहीं, अगर ब्राह्मण के गुण दिखाए वो ब्राह्मण वर्ण में, कुछ वैश्य वर्ण में चले गए। ऐसा गांधी का मतलब मानना था कि यूनिफाई करती है, अगर वर्ण व्यवस्था नहीं होगी तो हिंदू धर्म टूट जाएगा, उसका अंत ही हो जाएगा, ऐसा गांधी का मानना था। और गांधी मानते थे कि अगर हिंदू संस्कृताइजेशन को अपनाए तो वो समाज में अपना जो वर्ण में जो अपना रुतबा है उसको डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, अपने स्तर को ऊंचा कर सकते हैं, ऐसा गांधी का मानना था। और वर्तमान में जो हमारे लेफ्टिस्ट स्कॉलर है वो आज भी जो जाति और वर्ण को लिंक करते हैं,
और वो मानते हैं कि हिंदुइज़्म के वेरी स्क्रिप्चर्स ही भेदभाव पैदा कर रहे हैं। और जो इसको नहीं मानते उनका ये मानना है गांधी की लाइन पे कि वर्ण और जाति में फ़र्क है। वर्ण गुणों से है और जाति आपके कार्यों के बंटवारे से है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है हमारी सोशियोलॉजी की, जो कि न केवल सोशियोलॉजी के छात्रों को बल्कि पॉल साइंस के, हिस्ट्री के, हर एक विषय के भारतीय छात्र को उसका अपनी दृष्टि से, मेरी दृष्टि में कई फ्लॉज हो सकते हैं, पर अपनी दृष्टि से भी अध्ययन और चर्चा उस पर करनी चाहिए। धन्यवाद।